आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं बेल्ट ड्राइव के बारे में। ठीक है, बेल्ट ड्राइव में किस तरीके से टेंशन होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट ये टॉपिक है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मतलब हमने देखिए बेल्ट ड्राइव का यूज़ किया हुआ है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब हमारे पास एक ड्राइविंग पुल्ली है, ए है, छोटा पुल्ली है जो कि एक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। अब शाफ्ट में जो पावर है उसको दूसरे शाफ्ट तक हमें ट्रांसमिट करना है। तो ये शाफ्ट है, दूसरा शाफ्ट जिसके ऊपर ड्रिवन पुल्ली है, बी है, बड़ा पुल्ली है। ठीक है, तो इसको हमने ट्रांसमिट करने के लिए मतलब ए शाफ्ट के पावर को बी शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए हमने बेल्ट ड्राइव का यूज़ किया हुआ। ये बेल्ट फ्लैट बेल्ट भी हो सकता है, वी बेल्ट भी हो सकता है, रोप हो सकता है, क्लियर है, या ओपन ड्राइव, क्रॉस ड्राइव जैसा भी उसका हम यूज़ करते हैं। तो जो इनपुट शाफ्ट है उसके पावर को आउटपुट शाफ्ट तक हमें ट्रांसमिट करना है। तो इसके लिए हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं बेल्ट को। ठीक है, तो बेल्ट में कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है इसके लिए हम एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि बेल्ट के थ्रू कितना पावर हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे D1 क्या है, ड्राइविंग पुल्ली का डायमीटर है, रेडियस R1 है। वैसे ही ड्रिवन पुल्ली का डायमीटर D2 और रेडियस R2 है। ठीक है, ड्राइविंग पुल्ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में N1 RPM से रोटेट कर रही है। ओपन ड्राइव है इसलिए जो ड्रिवन पुल्ली है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और ड्रिवन पुल्ली का जो RPM है N2 है। N1 का वैल्यू ज़्यादा होगा N2 से क्योंकि पुल्ली A पुल्ली B से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेल्ट में एक तरफ टेंशन और दूसरे तरफ एक तरफ लूज रहता है, दूसरी तरफ टाइट रहता है। और बेल्ट में टेंशन काम करता है, टेंशन फोर्स काम करता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ऊपर की तरफ लूज है और यहाँ पे जो टेंशन काम करेगा वो T2 प्लस TC होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। T2 क्या है, ड्राइविंग टेंशन है। जब ये शाफ्ट रोटेट करती है, पुल्ली रोटेट करती है तो उसके साथ ही जो टॉर्क होता है उसकी वजह से टेंशन आता है, तो ये टेंशन T2। और पुल्ली बेल्ट पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आता है बेल्ट में, ये है TC। तो टोटल जो टेंशन होगा बेल्ट में ये हो जाएगा T2 प्लस TC लूज साइड में। ठीक है, ये हमने लिया है ड्राइविंग पुल्ली के लिए। और ये ड्रिवन पुल्ली के केस में अगर हमने ड्रिवन पुल्ली को लिया तो उसमें जो बेल्ट है उसके लिए टेंशन आएगा T2 प्लस TC। अगर हमने ड्राइविंग पुल्ली को लिया तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। वैसे ही अगर हम टाइट साइड की बात करें और ड्राइविंग पुल्ली को कंसीडर करते हुए टेंशन देखें तो टाइट साइड में टोटल टेंशन आएगा T1 प्लस TC। अगर हम ड्रिवन पुल्ली की बात करें तो इसमें भी टेंशन आएगा T1 प्लस TC, लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा अलग है, बाहर की तरफ, पुल्ली से बाहर की तरफ ये टेंशन का फोर्स होगा। हम ड्रिवन पुल्ली रहे हैं तो T1 प्लस TC और T2 प्लस TC ये टेंशन फोर्स आएगा टाइट और लूज साइज में। वैसे ही अगर ड्रिवन पुल्ली को कंसिडर करते हुए टेंशन फाइंड आउट करें तो लूज साइड में T2 प्लस TC ये टेंशन आएगा और टाइट साइड में T1 प्लस TC ये टेंशन आएगा। क्लियर है, तो इसे देखिए अब ये टेंशन आ रहे हैं तो टेंशन का यूज़ करके ही पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। तो पावर का ट्रांसमिशन कैसा होता है, देखिए इनपुट शाफ्ट में पावर है, पावर इलेक्ट्रिक मोटर से हमने लिया हुआ है और इलेक्ट्रिक मोटर का शाफ्ट इस जो ड्राइव है इसके शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो ए शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट से कनेक्टेड है तो ये एंगुलर मोशन करेगा, गोल घूमेगा। इसके साथ ड्रिवन पुल्ली कनेक्टेड है की जॉइंट से, तो ये शाफ्ट के साथ पुल्ली भी रोटेट करेगी। तो शाफ्ट का पावर कहाँ चला गया, ड्राइविंग पुल्ली में, और ड्राइविंग पुल्ली भी एंगुलर मोशन करेगा जो भी उसके पावर है। अब ड्राइविंग पुल्ली का जो एंगुलर मोशन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेल्ट के लीनियर मोशन में। देखिए बेल्ट उस पर रोटेट है तो बेल्ट जो है लीनियर मोशन करता है।
है ना, क्योंकि शाफ्ट ए के पावर को हमें बी तक ट्रांसमिट करना है। तो ये ड्राइविंग पुली का जो एंगुलर मोशन है वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है बेल्ट में, और बेल्ट का जो लीनियर मोशन है वो ड्रिवन पुली से कनेक्टेड है। तो लीनियर मोशन पुली में क्या कर देता है, एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करता है। तो ड्रिवन पुली में एंगुलर मोशन आता है और पावर ड्रिवन पुली में चला जाता है। इस तरीके से ड्रिवन पुली की जॉइंट से आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो पुली के साथ या ड्रिवन पुली के साथ आउटपुट शाफ्ट रोटेट करने लगता है और आउटपुट शाफ्ट में एंगुलर मोशन आता है। तो इस तरीके से इनपुट शाफ्ट के एंगुलर मोशन को हम आउटपुट शाफ्ट के एंगुलर मोशन में ट्रांसमिट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इनपुट शाफ्ट के पावर को हमने आउटपुट शाफ्ट में ट्रांसमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेल्ट में हम देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, बेल्ट, और बेल्ट के थ्रू कितना पावर ट्रांसमिट हुआ। यहाँ पे इनपुट शाफ्ट था, उसको पुल्ली में ट्रांसमिट किया गया, पुल्ली से बेल्ट में ट्रांसमिट किया गया, बेल्ट से फिर वो ड्रिवन पुल्ली में गया, ड्रिवन पुल्ली से आउटपुट शाफ्ट में। तो हर एक जब जो भी मीडिया है उसके बीच में कुछ ना कुछ लॉस होता ही है, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो बेल्ट हमने यूज़ किया है इसका यूज़ करके कितना पावर ट्रांसमिट किया गया है। तो बेल्ट में जो लीनियर मोशन है ना, तो लीनियर मोशन हो रहा है और इस बेल्ट में कितना पावर ट्रांसमिशन हो रहा है इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एक पुल्ली कंसिडर कर लिया, मान लो ये ड्रिवन पुल्ली हमने कंसिडर किया है जिसका डायमीटर D2, रेडियस R1 है, साथ ही साथ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है N2 RPM से। टाइट साइड में टेंशन T1 प्लस TC है और लूज साइड में T2 प्लस TC टेंशन है, क्लियर है। तो यहाँ पे T1 और T2 क्या है, ड्राइविंग टेंशन से, जो कि टॉर्क के कारण होता है बेल्ट में, और TC ये हमने डिस्कशन किया हुआ है कि एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी बेल्ट में काम करता है। यहाँ पे V क्या है, बेल्ट का लीनियर वेलोसिटी है। मैंने बताया कि बेल्ट एक लीनियर मोशन कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही, चाहे टाइट साइड हो या लूज साइड हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करती है। V है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, मीटर पर सेकेंड में या mm पर सेकेंड में, जैसा भी लेना चाहे। अब देखते हैं कि ड्रिवन पुल्ली, ड्राइविंग पुल्ली एंगुलर मोशन करती है, तो अलग अलग RPM है, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग उसका एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि अलग अलग उसका रेडियस है, R1 रेडियस है, R2 रेडियस है, तो इसकी वजह से भी एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो W एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुल्ली, पुल्ली 1A के लिए W1 एंगुलर वेलोसिटी हम लेते हैं, और ड्रिवन पुल्ली के लिए या पुल्ली B के लिए हमने ये एंगुलर वेलोसिटी W2 ले लिया है, क्लियर है, ये है। अब देखते हैं कि रेडियस क्या है पुल्ली का, R है। ड्रिवन पुल्ली A के लिए रेडियस R1 हमने ले लिया जो कि बड़ा छोटा रेडियस है, और ड्रिवन पुल्ली के लिए हमने रेडियस R2 ले लिया है जो कि पुल्ली B है और जो बड़ा पुल्ली है, मतलब R2। यहाँ पे जो हमने पुल्ली कंसिडर किया पुल्ली B, ये इसका रेडियस हम लेते हैं R2, क्लियर है। अब ये पुल्ली में कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, देखिए इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट, तो आउटपुट शाफ्ट में कितना पावर ट्रांसमिशन हो रहा है इस बेल्ट के थ्रू, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ ड्राइविंग पुल्ली जो हमने लिया हुआ है, ड्रिवन पुल्ली जो हमने लिया हुआ है, ड्रिवन पुल्ली में टेंशन एक तरफ टाइट है, T1 प्लस TC टेंशन उधर आ रहा है, और एक तरफ लूज है, T2 प्लस TC टेंशन आ रहा है। तो इसमें इफ़ेक्टिव टेंशन कितना काम करेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेल्ट है इसमें इफ़ेक्टिव टेंशन कितना आएगा, है ना, देखिए। तो ये इफ़ेक्टिव टेंशन हमें मिलेगा T1 प्लस TC माइनस T2 प्लस TC, और इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो T1 माइनस T2 हमें मिलेगा, क्लियर है। ये इफ़ेक्टिव टेंशन है इस पूरे असेंबली के लिए, या इस बेल्ट पे कितना इफेक्टिव टेंशन, इस पुल्ली पे कितना इफेक्टिव टेंशन काम करेगा इस बेल्ट का, ये हमें मिलेगा T1 प्लस T2। और इसी टेंशन फोर्स की वजह से ही ये पुल्ली घूमने लगता है, T1 माइनस T2 फोर्स के कारण या टेंशन फोर्स के कारण ही ये पुल्ली या ड्रिवन पुल्ली जो है वो घूमने लगेगा या पावर इसमें ट्रांसमिट होगा। तो जो भी पावर मिल रहा है पुल्ली को ये इस टेंशन की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कोई इफेक्ट काम नहीं करता है, मतलब जब भी पावर ट्रांसमिट हो रहा है बेल्ट से पुल्ली में
तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं लाता है। मतलब हम जब भी पावर ट्रांसमिशन कैलकुलेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ड्राइविंग टेंशन T1 और T2 को लेंगे। तो T1 माइनस T2 ये इफेक्टिव टेंशन है जो पावर को ट्रांसमिट करता है बेल्ट से ड्रिवन पुल्ली में। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसी टेंशन की वजह से ये पुल्ली जो है घूमने लगती है, तो इसमें घूम रही है, मतलब इसमें मोमेंट आएगा जिसको हम टर्निंग मोमेंट कहते हैं। तो टर्निंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इफेक्टिव फोर्स कितना है? T1 माइनस T2 है। और इसके सेंटर पे जो टर्निंग मोमेंट हमेशा शाफ्ट के एक्सिस पे आएगा, तो एक्सिस से इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है? पुल्ली के रेडियस के बराबर। तो ये टर्निंग मोमेंट हमें मिलेगा T1 माइनस T2 जो कि फोर्स है, इफेक्टिव टेंशन है, और डिस्टेंस है R2 शाफ्ट के रेक्सियस या इसके सेंटर पॉइंट पे टर्निंग मोमेंट। ये मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट है जो कि रेडियस R2 है, इसलिए इस फोर्स का मल्टीप्लाई हमने कर दिया डिस्टेंस से। तो T1 माइनस T2 इंटू R2 ये हो जाएगा इस पुल्ली में टर्निंग मोमेंट। क्लियर है। तो इतना टर्निंग मोमेंट इस पुल्ली में आ रहा है। अब बात करते हैं कि इस मोमेंट के कारण इस पुल्ली में कितना काम किया गया। क्लियर है। आप देखेंगे यूनिट की बात टर्निंग मोमेंट में, तो टेंशन न्यूटन है और रेडियस मीटर है। न्यूटन मीटर में ये हमें टॉर्क या टर्निंग मोमेंट मिलेगा। क्लियर है। अब हमने कितना काम किया इस पुल्ली पे, बेल्ट के द्वारा इस पुल्ली को टर्निंग करने के लिए कितना काम किया, तो पर सेकेंड में कितना काम किया ये हम निकाल सकते हैं। देखिए 1 सेकेंड में W2 वेलोसिटी से ये टर्न हुआ। देखिए पुल्ली में क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, एक एंगल से वो रोटेट कर रही है। तो वर्क डन क्या होता है? जब फोर्स कुछ पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी में, तो उसमें क्या होता है? वो डिस्प्लेस होता है कोई बॉडी, तो डिस्प्लेस होता है तो उसमें काम होता है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस पुल्ली में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया और उसका एंगुलर वेलोसिटी है W2, मतलब पर सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ W2 एंगल से। क्लियर है। तो पर सेकेंड में W2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये वर्क डन हमें मिलेगा इस फोर्स का T1 माइनस T2 R2 इंटू W2। क्लियर है। W2 क्या है? इस पुल्ली B का एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये जो वर्क डन मिलेगा वो पर सेकेंड में मिलेगा। क्लियर है। न्यूटन मीटर पर सेकेंड में ये वर्क डन मिलेगा। इतना काम हमने किया हुआ है। तो ये अब देखते हैं कि ये तो काम कर लिया, तो ये जो वर्क डन पुल्ली पे किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? बेल्ट के द्वारा। तो बेल्ट के द्वारा कितना काम किया गया इस बेल्ट पुल्ली पे, ये हम निकालना चाहें तो ये क्या निकलेगा? देखिए बेल्ट का वेलोसिटी क्या है? V है, लीनियर वेलोसिटी हो रहा है बेल्ट में, और टेंशन कितना है? इफेक्टिव टेंशन T1 माइनस T2 है। ठीक है। तो पर सेकेंड में बेल्ट पे कितना काम किया जा रहा है या बेल्ट के द्वारा कितना काम किया जाता है पुल्ली पर, ये हमें मिलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड में हम ले रहे हैं इसलिए वो वेलोसिटी हो जाएगा V। V इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो पर सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है जो कि बेल्ट का वेलोसिटी है। तो फोर्स है T1 माइनस T2 इफेक्टिव टेंशन फोर्स है इंटू V क्या है? पर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। तो फाइनली बेल्ट ने पुल्ली पे कितना काम किया? T1 माइनस T2 इंटू V। अब ये पर सेकेंड में आया है तो पावर क्या होता है? देखिए पावर इकाई समय में किया गया काम, है ना, या यूनिट टाइम पे जो भी वर्क डन होता है उसी को हम पावर कहते हैं। तो फाइनली ये जो वर्क डन पर सेकेंड में हमने कैलकुलेट किया है जो कि बेल्ट द्वारा किया जा रहा है, यही बेल्ट का क्या हो जाएगा? पावर भी हो जाएगा। तो फाइनली बेल्ट के द्वारा पुल्ली में कितना पावर ट्रांसमिट किया गया ये हमें मिलेगा P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, जो कि वाट में मिलेगा। पावर का यूनिट क्या है? वाट है। क्लियर है। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो किलोवाट में, 1000 से डिवाइड कर दें तो हमें किलोवाट में मिल जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली हमें बेल्ट में जो भी पावर ट्रांसमिशन हो रहा है या बेल्ट के थ्रू जो भी पावर ट्रांसमिशन हो रहा है इसका वैल्यू मिल जाएगा। पीक पावर को हम P से डिनोट कर रहे हैं
और इसका वैल्यू T1 माइनस T2 इंटू वी के बराबर होगा। T1 टाइट साइड में टेंशन है, T2 लूज साइड में टेंशन है, और V बेल्ट का लीनियर वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। T1 और T2 का यूनिट न्यूटन में आप ले सकते हैं। तो ये फाइनली हमें पावर का वैल्यू मिल जाएगा जो कि वाट में मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके बेल्ट के थ्रू कितना पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि पावर ट्रांसमिशन के लिए जो डेरिवेशन हमने किया ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेल्ट ड्राइव या बेल्ट कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकता है। तो कौन सी कंडीशन होती है या किस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करता है बेल्ट, या मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है बेल्ट, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन बाय द बेल्ट। इस तरीके से हमने ड्रिवन पुल्ली को कंसिडर किया हुआ है जिसका डायमीटर D2 है, रेडियस R2 है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है N2 RPM से। लूज साइड में T2 प्लस TC टेंशन है, टाइट साइड में T1 प्लस TC टेंशन है। अब पावर ट्रांसमिशन में TC का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए TC को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? हमने देखा है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये होता है T1 माइनस T2 इंटू वी, जो कि वाट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि TC का कोई इफेक्ट नहीं है, ड्राइविंग टेंशन ही इफेक्टिव पैरामीटर है जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये जो आप देखेंगे कि जो टेंशन की वैल्यू है किस पे डिपेंड करता है। टेंशन की वैल्यू आप देखे हैं, हमने रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए जो वैल्यू रहता है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी बेल्ट ड्राइव के लिए। बेल्ट ड्राइव का अगर डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है तो किसी भी RPM पे जो टेंशन का रेशियो है टाइट साइड में या लूज साइड में, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? अगर डायमेंशंस वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो किसी भी RPM पे क्या होगा, ये दोनों टेंशन T1 और T2 कांस्टेंट होगा। तो जिसको हमने मान लिया K, कांस्टेंट K। क्लियर है? जो कि T1 और T2 का रेशियो है। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, पावर का इक्वेशन मिल जाएगा। P इज इक्वल टू T1 हमने कॉमन लिया तो T1 बार होगा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1 माइनस 1/K इंटू वी। क्लियर है? पावर का जो इक्वेशन था उसको हमने इस तरीके से मैनिपुलेट किया है और कांस्टेंट K के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये पावर इतना ट्रांसमिट होता है बेल्ट के थ्रू। क्लियर? तो मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट होगा ये हमें फाइंड आउट करनी है और उसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेल्ट में मैक्सिमम टेंशन किधर है, टाइट साइड में है, जो कि T1 प्लस TC है। ये मैक्सिमम टेंशन है इस पूरे बेल्ट में। Tm क्या है, मैक्सिमम टेंशन है। ये किसके बराबर होगा, T1 प्लस TC, जो कि टाइट साइड में मैक्सिमम टेंशन। लूज साइड में तो मैक्सिमम टेंशन होगा नहीं, टाइट साइड में ही मैक्सिमम टेंशन होगा। तो पूरे बेल्ट में T1 प्लस TC क्या है, मैक्सिमम टेंशन है। तो यहाँ से हमें T1 का वैल्यू क्या मिलेगा, Tm माइनस TC होगा। TC क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। Tm क्या है, मैक्सिमम टेंशन है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए हमने डेरिवेशन किया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का वैल्यू क्या होता है, WV²/G। W क्या है, बेल्ट का वेट है। V क्या है, इसका लीनियर वेलोसिटी है बेल्ट का, और G क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए इक्वेशन हमने जनरेट किया हुआ था। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू Tm माइनस TC मिलेगा और यहाँ पे TC की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। तो फाइनली हमें पावर के लिए एक इक्वेशन मिलेगा। देखिए ऊपर जो पावर के लिए इक्वेशन मिला है वहाँ पे हम T1 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो T1 इज इक्वल टू क्या है, Tm माइनस TC है। TC की वैल्यू हमने रख दिया WV²/G। तो फाइनली P के लिए इक्वेशन मिलेगा Tm माइनस WV²/G इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/K इंटू V। क्लियर है? ये इक्वेशन हमें ऊपर से ही मिलेगा। ऊपर वाले इक्वेशन को हमने मैनिपुलेट किया है T1 की वैल्यू रखकर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मिला है वो पावर के लिए इक्वेशन है। मैक्सिमम टेंशन के टर्म में हमने लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, अगर हम पावर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो किसी भी मैक्सिमम क्वांटिटी के लिए उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया हुआ था। तो ये पावर जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वेरिएबल v के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू, इसका पावर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 होगा। तो dp/dv इज इक्वल टू 0। ये किस लिए है, p के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन है। क्लियर है कि इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। किसी भी क्वांटिटी के मैक्सिमम वैल्यू के लिए उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। क्लियर है। अब ये जो ऊपर इक्वेशन मिला है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लीनियर वेलोसिटी v के रेस्पेक्ट में। देखिए हमने ये डिफ्रेंशिएट कर दिया, p का वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है d/dv इन ब्रैकेट Tm माइनस डब्लू वी स्क्वायर अपॉन g इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/k इंटू v इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो v का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी टर्म्स के बाद। तो फाइनली इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। देखिए Tm माइनस 3w स्क्वायर अपॉन g इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/k इज इक्वल टू 0। ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिलेगा। इसको हम पूरे इक्वेशन को ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इस तरीके से इक्वेशन हमें मिलेगा आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। Tm माइनस 3w स्क्वायर अपॉन g इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/k ये नीचे आएगा तो इधर आके ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा Tm माइनस 3w स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू हमें मिलेगा Tm इज इक्वल टू 3w स्क्वायर अपॉन g। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि w स्क्वायर अपॉन g ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का वैल्यू है। तो यहाँ से हमें मिलेगा मैक्सिमम टेंशन Tm का वैल्यू 3Tc के बराबर। क्लियर है, 3Tc मतलब मैक्सिमम टेंशन बेल्ट में किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के तिगुने के बराबर, या सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मैक्सिमम टेंशन के 1/3 के बराबर है। तो ये एक कंडीशन है, किसके लिए कंडीशन है, मैक्सिमम पावर के लिए। मतलब बेल्ट कब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा, जब उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो पैदा हो रहा है उसका वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम टेंशन के 1/3 हो। इट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। क्लियर है। तो ये पहला कंडीशन है कि इस जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम टेंशन के 1/3 के बराबर होगा तब बेल्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा। या इसको हम T1 के टर्म्स में भी बता सकते हैं कि कितना T1 का वैल्यू होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा। तो T1 इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए Tm माइनस Tc होता है, पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे Tc की वैल्यू रखेंगे Tm/3, तो फाइनली हमें T1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2Tm/3। तो जो T1 टेंशन है, टाइट साइज में जो टेंशन है बेल्ट में, इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन के 2/3 होगा। तो इस वैल्यू के लिए ही बेल्ट क्या करेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर पाएगा। तो ये कंडीशन है जिस पर बेल्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा। पहली कंडीशन ये है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम टेंशन के 1/3 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है जो भी टेंशन है टाइट साइड में जो कि T1 है उसका वैल्यू 2/3 ऑफ मैक्सिमम टेंशन होना चाहिए। क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम क्या रखेंगे, पावर वाले इक्वेशन में रखेंगे। पावर का इक्वेशन क्या था, T1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/k इंटू वी था। तो T1 की जगह हम रखेंगे 2Tm/3। तो ये जो वैल्यू आएगा यही क्या है, मैक्सिमम पावर का वैल्यू है। मतलब इतना मैक्सिमम पावर कोई बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिट कर सकता है। यहाँ पे Tm क्या है, मैक्सिमम टेंशन है, T1 प्लस Tc जिसका वैल्यू होगा, है ना। और K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, T1 और T2 का रेशियो है, V लीनियर वेलोसिटी है बेल्ट का जो कि हमें पता रहता है। तो इस तरीके से ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके हम मैक्सिमम पावर जो कि वॉट में हमें मिलेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि बेल्ट के द्वारा कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम टेंशन है इसको हम कैसे कैलकुलेट करें।
के क्या है, कांस्टेंट है, T1/T2 का रेशियो है, v लीनियर वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, Tm क्या है, मैक्सिमम टेंशन है जिसका वैल्यू T1 + Tc के बराबर होता है। तो मैक्सिमम टेंशन जो यहाँ पे है ये T1 + Tc के बराबर होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, पूरी की पूरी जो बेल्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे। मतलब बेल्ट का जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम टेंशन वहाँ पे आ सकता है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन फोर्स काम कर रहा है T1 + Tc वो बेल्ट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू हमें पता रहता है कि कितना इसका स्ट्रेंथ है। क्लियर है। तो जो मैक्सिमम टेंशन है ये डिपेंड करता है मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे, जो कि बेल्ट कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकता है। तो मान लेते हैं सिग्मा एम क्या है, बेल्ट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जिसको हम स्ट्रेस के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है जो कि बेल्ट अलाउ कर सकता है विदाउट फेल्यूर। ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, और स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। बेल्ट फ्लैट बेल्ट है तो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वी बेल्ट होगा तो वी शेप में क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, रोप है तो सर्कुलर शेप में क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, जो टेंशन है मैक्सिमम टेंस यही फोर्स है बेल्ट पे। ठीक है। तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है सिग्मा एम। तो वहाँ से हमें जो फोर्स की वैल्यू है हमें मिल जाएगा। फोर्स क्या है, टी एम मैक्सिमम टेंशन है इज इक्वल टू सिग्मा एम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बेल्ट। तो अगर हम स्ट्रेंथ के फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहें या स्ट्रेस के फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहें बेल्ट में कितना टेंशन हो सकता है मैक्सिमम, या कितना परमिसिबल टेंशन यहाँ पे काम कर सकता है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एम का यूज़ करके, जो कि सिग्मा एम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बेल्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेंशन मतलब T1 + Tc जो कि टाइट साइड में है। क्लियर है। आई होप कि आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हमने समझा बेल्ट के बारे में कि कितना पावर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बेल्ट में, चाहे फ्लैट बेल्ट हो, वी बेल्ट हो या रोप बेल्ट हो, किसी में भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन सी कंडीशन होनी चाहिए बेल्ट में जिस पर बेल्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकता है, ये भी हमने डिस्कस किया। मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ये भी हमने डिस्कस किया। आई होप कि आज के लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।